नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सिविल सर्जन सहित एक अन्य डॉक्टर का क्लिनिक सील, ओपीडी से नदारद थे डॉक्टर। बालाघाट रेंज के डीआईजी आरएस डहरिया का सागर स्थानांतरण। नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, वर्ष 2007 से 16 तक के कर्मचारी होंगे नियमित। बल्हारपुर और बहियाटिकुर में अवैध उत्खनन का मामला, पटवारी और सचिव पर जल्द गिरेगी निलंबन की गाज। वेतन दो वरना होगा उग्र आंदोलन, 7 महीने से वेतन के लिए परेशान शिक्षकों ने दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। पंचायत चुनाव में महिला मतदाताओं की होगी अहम भूमिका, जिले में पुरुषों की तुलना में अधिक है महिला मतदाता की संख्या। और महंगे शौक के लिए करते थे चोरी, 4 दिन पहले वार्ड नंबर 10 में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र सहित एक अन्य चिकित्सक का क्लिनिक सील कर दिया है। जैसा कि पद्मेश न्यूज ने कुछ दिन पहले ही अपनी लगातार खबरों के दौरान इस मामले को उजागर किया कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टर ओपीडी के दौरान निजी रूप से सेवा देते हैं, इस कारण मरीज परेशान होते रहते हैं। 10 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही वाकया कलेक्टर दीपक आर्य को उस समय दिखाई दिया जब जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। फिर क्या था, कुछ ही देर में पूरा प्रशासन हरकत में आ गया और शुरू हुई निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के घर छापामार कार्रवाई। इस जाल में फंस गए स्वयं दूसरे डॉक्टरों को ओपीडी के दौरान जिला अस्पताल में उपस्थित रहने की हिदायत देने वाले सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र और डॉक्टर आशुतोष बांगरे। 2 दिन पहले ही प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की बेहतर प्रशासन की सर्जरी की थी। इसी कड़ी में कलेक्टर ने एसडीएम चंद्र प्रताप गोयल एवं तहसीलदार रामबाबू देवांगन को तत्काल निरीक्षण के आदेश दिए। कुछ देर में ही कार्यवाही के परिणाम सामने आने लगे। जिला चिकित्सालय बालाघाट के डॉक्टर आशुतोष बांगरे ओपीडी के समय पर अपने घर पर संचालित मातृ छाया क्लिनिक में मरीजों का उपचार करते पाए गए। इस पर इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। इसी प्रकार दोपहर 3 बजे ओपीडी के समय पर सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा अपने घर पर मरीजों का उपचार करते हुए पाए गए। इस पर उनका क्लिनिक भी सील कर दिया गया है। शासन के नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी चिकित्सक प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है और ओपीडी के समय को छोड़कर अपने घर पर मरीजों को केवल कंसल्टेंसी सहायता ही दे सकता है। निश्चित ही इस कार्यवाही के बाद जिले के सभी सरकारी चिकित्सकों में हड़कंप का माहौल है। वहीं दूसरी ओर जनता अपने कलेक्टर श्री दीपक आर्य की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस विषय पर जब पद्मेश की टीम ने तहसीलदार रामबाबू देवांगन से चर्चा की तो उन्होंने पूरी कार्यवाही का ब्यौरा कुछ इस तरह से बताया। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो भी डॉक्टर ओपीडी अवधि में बाहर क्लिनिक या अपने घर पर इलाज करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी तारतम्य में आज 2 स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया एसडीएम साहब के द्वारा और रेवेन्यू की टीम थी। उसमें हमने ये पाया कि डॉक्टर आशुतोष बांगरे जो है वो ओपीडी अवधि जो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है उस दौरान 2 बजे अपने क्लिनिक में इलाज करते हुए पाए गए और उनका मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया और उनके क्लिनिक को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया। इसी प्रकार डॉक्टर आर.के. मिश्रा के निवास पर भी जांच की गई और डॉक्टर मिश्रा भी वहाँ पर उस अवधि में उपस्थित पाए गए। उनका भी पंचनामा तैयार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो प्रस्ताव है वो कलेक्टर महोदय को भेजा जा रहा है। सर, इसके अलावा और कहाँ निरीक्षण किया गया? अभी हमारे पास जो सूची आ रही है, पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ओपीडी अवधि में कौन से डॉक्टर किस समय पर उपलब्ध रहेंगे उनकी सूची हमको मिल जाए और उसके बाद फिर उन डॉक्टरों के यहाँ जो ओपीडी अवधि के निर्धारित है उनके यहाँ फिर औचक निरीक्षण किया जाएगा। ओपीडी अवधि पर वो हॉस्पिटल पे हैं कि अपने निवास पर इलाज कर रहे हैं। यानी नियमित चालू रहेगी कार्रवाई? बिल्कुल नियमित चालू रहेगी और कलेक्टर महोदय के भी निर्देश है कि नियमित इस तरह की कार्रवाई करते हैं ताकि ओपीडी में लोगों को डॉक्टर की उपलब्धता बढ़ जाए।
कार्यवाही के मामले में जब सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र से चर्चा की गई तो उन्होंने कार्यवाही पर कुछ इस तरह से जानकारी दी। क्या वो आए थे, वो अपने जो गोहिल जी आए थे एसडीएम, वो आए वहाँ से। उनका कहना था कि डॉक्टर आशुतोष बांगरे का हॉस्पिटल जो है तो चल रहा था जब वो गए वो, और तो आप हमको बुला रहे थे कि आ जाओ। तो मैंने कहा मैं अभी जस्ट आया हूँ घर, ड्राइवर खाना खाने गया है, लौट के आता है तो मैं चलता हूँ साथ में आपके। तो मैंने कहा ज़्यादा है तो आप कुछ देर से आ जाइए मेरे पास, अभी आ जाए तो मैं चल देता हूँ साथ में। तो फिर वो आए यहाँ पे, तो हमसे पूछ रहे कि आप भी यहाँ बैठे हैं। तो हाँ मैं तो बैठा हूँ, तो अस्पताल से आ ही रहा हूँ, आपके सामने बात हुई आपसे, तो इस वजह से उन्होंने कहा हमसे। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है तो हमारे भी सील कर दीजिए। तो उन्होंने सील कैसे करेंगे, आपको कह के चले गए वो, ऐसी कोई बात नहीं उनसे। यानी आपका क्लिनिक सील नहीं किए? सील कैसे करेंगे हमारे, जब हम तो अपने टाइम पे अपन बैठे थे। बात अगर डॉक्टर आशुतोष बांगड़े की जाए तो उनकी नाइट ड्यूटी की बात सामने आ रही है। उनका कहना है कि डॉक्टर आशुतोष बांगड़े का कहना है कि मेरी नाइट ड्यूटी है, जिसकी नाइट ड्यूटी रहती है वो दिन में अपने घर में प्रैक्टिस कर सकता है। तो क्या मानते हैं इस कार्रवाई को आप? नहीं, वैसे कार्यवाही ठीक है। कलेक्टर साहब के निर्देशन में ही कलेक्टर साहब से बात किया था विषय में कि यदि ऐसा कुछ है तो आप यदि कार्रवाई कर सकते। कलेक्टर साहब ने सवेरे मेरे से बोला भी था कि हम इस विषय में कार्रवाई करेंगे। तो उसी तारतम्य में उन्होंने, गलती से उनको मालूम नहीं लगा कि उनकी ड्यूटी है आशुतोष बांगड़े की, उसी में उनका ये मतलब था कि देखने गए होंगे तो उनको लगा बैठे हुए हैं क्लिनिक अपने। मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 52 IPS अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी कर दी। इस सूची में बालाघाट रेंज के DIG RS डहरिया का नाम भी शामिल है। श्री डहरिया को सागर रेंज के DIG बनाया गया है। आपको बता दें कि उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी का तबादला नहीं किया गया है, जिससे एक बार फिर बालाघाट रेंज के DIG का पद खाली रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बालाघाट रेंज के DIG का पद खाली रहेगा। इसके पहले भी DIG देवेंद्र प्रताप सिंह के तबादले के बाद लंबे समय तक बालाघाट रेंज के DIG का पद खाली रह चुका है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश शासन IPS अधिकारियों की अगली सूची कब जारी करता है और इस सूची में बालाघाट रेंज के DIG का नाम शामिल होता है या नहीं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बीते दिनों नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के बाद घरों पर खाली बैठे अतिथि विद्वानों को एक बार फिर काम पर रखने की तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी परेशानी यह है कि जितने अतिथि विद्वान खाली है उतने पद शासन के द्वारा नहीं निकाले गए। चॉइस फिलिंग के माध्यम से उन्हें खाली पदों पर शिक्षण कार्य में लगाने के तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिले के भीतर लगभग 1.5 सैकड़ा से अधिक अतिथि विद्वान वर्षों से अपनी सेवाएं महाविद्यालय में दे रहे थे, लेकिन वर्ष 2016 में कार्रवाई के बाद नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अधिकांश महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों पर नियमित प्रोफेसरों की भर्ती हो चुकी है। सर, अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग का एक मौका दिया गया था, क्या कुछ आदेश हैं और अब तक अपने यहाँ पे कितने नए अतिथि विद्वान आ चुके हैं, कितने थे और अभी तक क्या प्रोसेस चालू है इस मामले में? देखिए, जो PSC से नियमित सहायक प्राध्यापकों की जो पोस्टिंग हुई है उसके अनुसार जो लोग कहना चाहिए फॉलन आउट उनको अपन कह रहे हैं, तो जो फॉलन आउट हुए हैं उनको एक अवसर दिया गया है कि वो पोर्टल पे हायर एजुकेशन के हम लोगों ने अपडेट कर दिया है कि कौन सी पोस्ट खाली है। उस पोस्ट पे उन लोगों ने रीचॉइस करना है, तो जिसकी डेट उन्होंने 23 जनवरी से 3 फरवरी तक दी थी। तो वो काम मतलब एक फर्स्ट स्टेज जो है पूरा हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि 5 फरवरी से 7 यानी आज का दिन है, आज से लेकर 6-7 अतिथि विद्वान को जब मतलब मैसेज मिलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है तो वो गेस्ट फैकल्टी वहाँ जाके ज्वाइन करेगा। और इसके बाद जो है यदि मान लीजिए कोई नहीं करता है तो फिर वो एक प्रोसेस एक बार और की जाएगी। तो अभी वर्तमान में अपने यहाँ क्या स्थिति है? जैसे कि अभी 24 अपने यहाँ पे हैं, 24 में से अब 20 तो नए आ चुके हैं। बिल्कुल, 24 में से 20 नए आ गए हैं। तो जो 20 नए आए हैं वो तो अब PSC के थ्रू अब काम करेंगे, आए हैं तो। और दूसरा वो जो फॉलन आउट हुए उनके स्थान पर जी, वो लोग पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे कि सीट कहाँ खाली है। जैसे मुझे जियोलॉजी का मालूम है कि सतना में और ग्वालियर भोपाल में खाली है, केमिस्ट्री के ज़िले के ही कई कॉलेजेस में खाली है। तो इन वैकेंट सीट्स पर उनको अपनी चॉइस देना है, फिर वहाँ से वो मेरिट बनकर वो आएगा।
और जो फॉलन आउट नहीं हुए वो ऑलरेडी। इसी बीच जानकारी अभी मिल रही है कि वर्ष 2018 में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की करवाई गई भर्ती प्रक्रिया में आगामी दिनों में शुरू हो सकती है। ऐसे में क्या अतिथि विद्वानों के लिए शासन महाविद्यालय में कोई स्थान बच पाएगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकारें आई और गई, अतिथियों को क्या मिला? आश्वासन का पुल। अब देखना यह है कि अतिथियों को खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाता है या नहीं। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए मैं सिंह। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर पंचायत चुनाव में सरपंच प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला महिला मतदाताओं के रुझान पर टिका होगा। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय शाखा से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर पुरुष मतदाताओं की संख्या की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बालाघाट जनपद में कुल 71,637 पुरुष की तुलना में 76,038 महिलाएं हैं। करनापुर जनपद में 69,771 पुरुष की तुलना में 69,871 महिलाएं हैं। इसी तरह लांजी जनपद में 69,287 पुरुषों की तुलना में 69,037 महिलाएं हैं। इसी तरह खैलांजी, लालबर्रा, बिरसा, बैहर, कटंगी, परसवाड़ा जनपदों में भी महिलाओं की संख्या अधिक है। जिले के भीतर कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,88,818 और महिला मतदाताओं की संख्या 6,10,705 है। इस प्रकार कुल मतदाताओं का योग 11,99,544 है। अलग मिसाल कायम किए हुए है क्योंकि जिले के भीतर 1,000 पुरुष पर 1,021 महिलाओं का आंकड़ा दर्ज है, जो मतदाताओं सूची में भी दिखाई देता है। निश्चित ही सरपंच प्रत्याशियों को महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए विकास और उनकी बात करना जरूरी होगा। प्रदेश के अन्य जिलों से बालाघाट स्थानांतरित होकर पहुंचे शिक्षकों ने 5 दिन के भीतर बीते 7 महीनों का वेतन नहीं मिलने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। 4 दिन पहले पद्मेश न्यूज ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से दिखाया कि किस तरह 7 महीने पहले मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने थोक के भाव में शिक्षकों के तबादले किए। बालाघाट जिले के ट्राइबल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले परसवाड़ा, बैहर, बिरसा ब्लॉक में भी 281 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया, लेकिन 7 महीने से इन शिक्षकों को किंतु परंतु जैसे कई बहाने बताकर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर आंदोलित होकर सोमवार को शिक्षकों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि वेतन नहीं तो काम नहीं, नहीं तो भूख हड़ताल होगी। जी कि हम लोग सभी प्राथमिक शिक्षक हैं, प्रदेश के विभिन्न जिलों से ट्रांसफ़र होकर के हम लोग यहाँ जिला बालाघाट में आए। अगस्त 2019 में हमको आदेश मिला शासन से, भोपाल से, तो हमें बालाघाट के विकल्प पर भेजा गया। हम सभी साथी लोग बालाघाट आए। एसी महोदय के द्वारा हमें शासन के द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध, हमें रिक्त शालाओं में ही पदों के विरुद्ध हमको भेजा गया, हमारी नियुक्ति की गई। उसके बाद हमें आज तक 6 माह 7 माह गुजर गया सर जी, वेतन नहीं है। वेतन नहीं होने के कारण हम लोगों का मानसिक और आर्थिक दोनों खराब चल रहा है माहौल। इससे हम बच्चों को शिक्षा देने में भी हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। कितने शिक्षक होंगे आप लोग ऐसे जिनको 281 शिक्षक है सर जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, पूरे ब्लॉक, तीनों ब्लॉक, ट्राइबल ब्लॉक में, आदिवासी ब्लॉक में, परसवाड़ा, बिरसा, बैहर मिला करके 281 शिक्षक है ऐसे जिन्हें आज तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हम किसी तरह से भी पूछने जाते हैं सर जी तो हमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। कहते हैं कि वहाँ पद फीडिंग नहीं है, यहाँ पद फीडिंग नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं 4 दिन पहले पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के सुधांशु वर्मा ने हमें इस विषय पर क्या जानकारी दी थी। ये शिक्षक जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो जो नया अध्यापक संवर्ग को जो शिक्षक संवर्ग में संविलियन किया गया है, तो ये संविलियन होने के पश्चात आए हैं दूसरे ज़िलों से जो शासन से ट्रांसफ़र होके आए हैं। तो इनका जो एम्प्लॉय डाटा है वो यहाँ कोषालय में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, जिसके कारण इनका वेतन जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये इस समस्या के समाधान के लिए भोपाल स्तर से लगातार जो है बातचीत की जा रही है और भोपाल पत्र भेज के और इनकी पूरी सूची भेजी गई है। सिर्फ ये इसी ज़िले की समस्या नहीं है, ये पूरे अन्य ज़िले जहाँ भी ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ की भी ये समस्या है।
तो इनका एम्प्लॉय डाटा जैसे ही ट्रेजरी में मैप हो जाएगा इनको तनख्वाह मिलने लगेगी और इसके कार्य भोपाल पे चल रहे हैं। लगभग कितना समय लग जाएगा इस? अब ये जिले स्तर का प्रोसीजर नहीं है, ये भोपाल में ये प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि लगभग हर 2 दिन पे भोपाल इस संबंध में बात हो रही है। तो वहाँ से भी जो है डायरेक्टरेट से लोग वहाँ कोष लेखा में जाके और वहाँ एंट्री करा रहे हैं। तो जल्द ही उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर इसका निराकरण हो जाएगा। 7 महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले पर सोमवार को शाम होते होते आज़ाद अध्यापक संघ भी उनके आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने भी अपनी ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अल्टीमेटम दे दिया कि उनके शिक्षक साथी अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनका पूरा संगठन है। यदि 5 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे भी उनके साथ उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमने आयुक्त महोदय को, सहायक आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। विशेषकर जो 6 से 7 माह पूर्व जो अगस्त में मध्य प्रदेश शासन के स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति के कारण ट्रांसफ़र हुए थे, उन लोगों की वेतन आज तक नहीं हो पाई है। 7 महीने बीत चुके हैं। कारण ये बताया जा रहा है प्रदेश स्तर पे कि जो लोग आए हैं उनका जो कोषालीन सर्वर है IFMIS, उसमें इनकी फीडिंग नहीं हो पा रही है। तो हमारा मानना ये है कि जब आपने नियमों के तहत ट्रांसफ़र किए हैं तो उसकी तकनीकी प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी वो पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी, ताकि उनके वेतन आहरण को लेकर कोई समस्या ना हो। जब आप ट्रांसफ़र नियम के तहत कर रहे हैं तो वेतन आहरण को लेकर 6 से 7 महीने तक वो कार्य संपादित क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि 7 महीने से आज शिक्षक जो है काम कर रहा है, बिना वेतन के काम कर रहा है। उसके परिवार की स्थिति क्या होगी, वो अपने बच्चों का पालन। राशन दुकान से अनाज लेने वाले जिले के 3 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिए एक अच्छी खबर है कि वहां अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी राशन दुकान से राशन खरीद सकते हैं। यही नहीं, यह सुविधा जिले व अन्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए भी लागू है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों को भारत सरकार के द्वारा जनवरी माह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है। मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों को देश के 11 अन्य राज्यों से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। इन राज्यों में गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना तथा त्रिपुरा शामिल है। इन राज्यों के भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित परिवारों को मध्य प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा होगी। यहाँ बालाघाट जिले के अंदर भी IMPDS, जिसे IMPDS कहते हैं, वह व्यवस्था लागू हो गई है। और इसके अंतर्गत जैसे बालाघाट जिले से अन्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है, इन राज्यों के कोई एम्प्लॉई हैं या कोई लोग फ्लायर करके आते हैं जिले में, तो वो अपने यहाँ खाद्यान्न ले सकते हैं। इसी योजना अपने जिले में लागू हो गई है और इसके आंकड़े तो जो है वेरिएबल हैं, तो उसके ये व्यवस्था अपने जिले में लागू हो गई है। और सर लगभग कितने राशन दुकान में होगा ये पूरे जिले की सभी राशन दुकान में जहाँ पर वो चाहता है और उसका आधार कार्ड, आधार नंबर और आधार नंबर बताने के पश्चात उसका अंगूठा लिया जाता है और उसके अनुसार उसको खाद्यान्न वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का लाभ केवल वही परिवार प्राप्त कर सकेंगे जिनके द्वारा पिछले 6 माह से कम एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल ऑनलाइन उचित मूल्य दुकान पर ही उपलब्ध होगी। अन्य राज्यों के हितग्राहियों को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा। अन्य राज्यों के परिवार केवल चालू माह का ही राशन ले सकेंगे। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर समनापुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले दुगलई गांव में सोमवार को 6 से 8 महीने का भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में अपने अपने अलग तर्क है। कोई बता रहा है कि यहाँ पर किसी ने बाहर से लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया है। नहीं, गांव में तो नहीं चल रही है, अब पता लगा है अब बाहर का ही है तो फेंका हुआ। यहाँ लाके फेंकते हैं? हाँ। तो किसका घोड़ो है ये घोड़ो का तो मालूम नहीं है मुझे। नारायण जी का घोड़ो बोलते हैं? अब मालूम नहीं मुझे। सबसे पहले किसने देखा है इसमें? सबसे पहले नरेंद्र चौधरी। अच्छा, उनने देखा है? उन्होंने गाँव में बताया। समनापुर के सरपंच ओमू दशहरे बताते हैं कि भ्रूण मिलने की जानकारी उन्हें भी मिली। इस पर वह गांव पहुंचे। देखने पर प्रतीत होता है कि किसी ने पॉलीथीन में बंद करके यहां पर उसे गाड़ दिया है।
कुत्ते और अन्य प्राणियों के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया। ये जानकारी ऐसी लगी जैसे कुत्ते ज़्यादा ही झुंड लगा रहे थे, तो गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग वो आकर के देखे तो वहाँ पर उन लोगों को वो झिल्ली में कुछ दिखा, तो उन्होंने हल्ला किया कि यहाँ पर कुछ है करके। तो सब फिर गांव वाले आकर के देखे, तो उनमें हमको भी सूचना मिली, हमने भी आकर के देखे तो वहाँ नवजात शिशु बच्चा था। क्या लगता है आपको, किसी ने फेंका है या नहीं? ये तो एक घटना है, फेंका नहीं है। फेंकने में से ऐसा नहीं होता कि कोई फेंक दे, ऐसा ये अपीड़ित घटना है जो घट गई है और उसको दफनाया गया। शायद हमें तो ऐसा लग रहा है कि उसको दफना दिया गया था, लेकिन कुत्ते बिल्ली ने उसको खींच तान करके ऊपर ला लिया। अच्छा, कितने माह का हो सकता है बच्चा? 6-7 माह। जानकारी मिलने पर पुलिस भ्रूण को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ कोटवार जी के माध्यम से सूचना दी गई थाने में, तो फिर थाने से फ़ोन आया मुझे कि बोले आप वहाँ जाइए, ऐसी घटना हो गई है। तो मैं यहाँ पर फिर आया, देखा तो घटना सत्य है। क्या देखा आपने यहाँ पर आकर? एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है, थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से और उनके दिशा निर्देश से जो भी कार्रवाई साहब लोग करेंगे। कम उम्र में महंगा शौक और उनके शौक को पूरा करने आज के युवाओं का जैसे चलन हो गया है। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ वार्ड नंबर 10 निवासी सैफ खान के घर में रुपए और जेवर और नकदी चोरी का है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि 29 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य सैफ खान सिवनी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान वे 5 फरवरी को जब घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। उनके द्वारा 6 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई क्योंकि घर में लगभग 3 लाख रुपए की चोरी हुई थी। पुलिस के द्वारा जांच करने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक नाबालिग है। सभी आरोपी शहर के भटेरा चौकी निवासी है। 6/2/2020 को फरियादी श्री सैफ खान जो कलेक्ट्रेट में कर्मचारी हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर जवानी बताकर FIR दर्ज कराई गई कि दिनांक 29/1/2020 को अपने पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे और दिनांक 5 को जब वो वापस आए तो उनके घर में अंदर देखने पर उनको ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर के अंदर घुस करके चोरी की गई है। उक्त फरियादी के द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट पर करीब नहीं तो 3 लाख रुपए का टोटल मशरूका का सामान चोरी जाना, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, कुछ आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स तथा नकदी करीब 1,60,000 रुपये के आसपास जो है चोरी जाना, कुल मशरूका 3 लाख रुपए का दर्ज कराया गया था। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में श्रीमान CSP महोदय के नेतृत्व में थाने में एक टीम गठित की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर श्री वीरेश कुशवाहा, आरक्षक माटे, शैलेश, रमेश तथा मुखबिर सूचना को सभी से जो है कोऑर्डिनेट करते हुए इन सब के नेतृत्व में संदिग्धों को पकड़ कर लाया गया, जिनसे पूछताछ पर सदर अपराध में चोरी गया माल, सोने चांदी के जेवरात, जिसमें चोरी गए सभी आभूषण तीनों आरोपियों के कब्जे से। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान चाहे सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों के प्रति बड़े बड़े दावे और वादे करें, लेकिन चुनाव होने के बाद ये दावे और वादे केवल कागजी घोड़े दिखाई दे रहे हैं। बीते 2 महीने से अधिक समय से किसान अपनी उपज को बेचने के लिए परेशान हैं। जिन किसानों की उपज बिक चुकी है वे उपज के पैसों के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। सोसाइटी में पेमेंट की स्थिति देखने आए थे, तो अभी जानकारी लिया गया है कि पेमेंट अभी समय लगेगा, जब तक यहाँ की धान का उठाव होगा नहीं। 20-21 तारीख तक का पेमेंट जो किसानों को हो गया है उनके खाते में, 40% किसानों की धान अभी रह गई यहाँ पर। जो फिर भी कितने किसान होंगे? 500 किसान कम से कम अभी बाकी है। तो ये बताइए, उठाव क्या कारण लग रहा है आपको? अब तो जगह नहीं है, बोले धान गोदाम खाली नहीं है, जिसकी वजह से तो उस वजह से क्या हमारी धान भी तो बर्बाद होते जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसा होगा क्या होगा।
तो क्या धान उठा होगा तभी पैसा मिलेगा क्या आपको? ये हमने बात किया है अधिकारियों से, तो बोले जब तक धान उठाव नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं आएगा। तो क्या गुंजाइश लग रही है आपको? गुंजाइश तो अब हम भी कुछ नहीं बतला सकते, अब उनके ऊपर हम दबाव तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन के भी पैसे के लिए सब अधिकारी लोग किसानों के पास में आ रहे। पैसे नहीं आएगा तो किसान भी कहाँ से पानी का पैसा दे देगा, ये कर देगा, बड़ी समस्या होगी। किसान मानते हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा परेशान यदि कोई है तो वह किसान है। उसे अपनी उपज का पैसा तो मिला नहीं, लेकिन बिजली, पानी और अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गांव में किसानों के घर के चक्कर काटना शुरू कर चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशान अभी वर्तमान में किसान है। किसानों की परेशानी ये है कि हर विभाग का पैसा देना है, बिजली का पैसा देना है, पानी का पैसा देना है, और सोसाइटी ने अपना कर्जा तो काट लिया, बाकी किसानों के हाथ में जो पैसा आना था वो अभी तक नहीं मिला। उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो धान खरीदी की गई, उपार्जन जो किया गया, उसका उठाव अभी तक नहीं हुआ। 22 तारीख को यहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे, तो तहसीलदार साहब ने एक बात कही थी कि अब मैं एक्शन ले रहा हूँ इन सब मामलों में, मैं 26 जनवरी तक पूरी धान यहाँ से हटा दूँगा। पर जो, और उस दिन 22 तारीख के दिन 7-8 ट्रक यहाँ पर आए थे, पर उसके बाद ट्रक यहाँ पर टोटल नदारत है, और यहाँ से जो उपार्जन की गई जो धान है ये अभी तक उठी नहीं है और किसानों के खाते में पैसे डले नहीं है। तो आपकी भी धान है क्या? हमारी भी धान है। कितना पैसा बनता है आपका? और मेरा समथिंग 62-70 हज़ार रुपये बनता है हमारा। आपको भी नहीं मिला अभी तक नहीं मिला, और शादियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारे काम हैं, और फिर से रबी की फसल लगाएं तो उसमें भी हमें पैसे ही लगना है। अब ऐसी कंडीशन में जब सोसाइटी से हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो हमारी खेती भी बर्बाद हो जाना है। बड़ी परेशानी यह है कि शासन द्वारा खरीदी किया हुआ बहुत सा धान अब तक परिवहन नहीं किया गया है, और नियमों के अनुसार जब तक धान का परिवहन नहीं होगा तब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आएगा। तो किसान रोजाना धान परिवहन होने की सूचना लेने के लिए खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। यहाँ कम से कम 10 बार चक्कर काट चुके। हमने लास्ट में धान दिए हैं मतलब 20 जनवरी को, आखिरी लास्ट में 20 जनवरी को धान दिए हैं। अभी तक के हमारा पैसा नहीं आया है और परेशान है बहुत ज़्यादा। तो प्रबंधक से तो बात की होगी? प्रबंधक से बात किए तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से माल अभी गया नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा। अभी कितने लोगों का बाकी होगा फिर भी? कम से कम 500 लोगों का पैसा बाकी है, 500 किसानों का। तो मिलने की गुंजाइश है कि नहीं? अभी तो सर अपन समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन भोले वाले किसान हैं, हम तो देने का काम करते हैं। और जब अधिकारियों के पास जाओ तो अभी नहीं आया है तुम्हारा पैसा, कर्ज कट गया है बोलते हैं, पर पैसा तुम्हारा जमा नहीं हुआ है। जिला सहकारी बैंक में भी इतनी अधिक भीड़ है कि यहां पहुंचने पर किसानों को इस बात की तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी उपज का पैसा उनके खाते में आ चुका है या नहीं। यदि उन्हें पैसा निकालना है तो कब तक बैंक आए, क्योंकि बैंक के बाहर किसानों की भीड़ बैंक कर्मचारियों के लिए भी रोजाना परेशानी का कारण बनती जा रही है। सर मैं लगभग 20 कुंटल धान लगभग दिया था मैंने। कब लेके आए थे? सर मैं यहाँ 13 तारीख को लाया था और वो 18 तारीख को नापा था। उसका पैसा वहाँ चेक कराने जाओ तो बैंक में पता नहीं चल पाता, बहुत भीड़ रहती है। एक दिन बस चालू रहता है, जाओ आदमी सुबह शाम तक वहाँ रहना पड़ता है, काम नहीं हो पाता सर। तो मिला कि नहीं मिला पैसा? नहीं मिल पाया सर पैसा, अभी तक नहीं मिला? नहीं सर। तो आया है कि नहीं आया आपके खाते में? सर वहाँ आ गया है, बोलते तो हैं कि 20 तारीख के पहले का आ गया, पर वहाँ सर इतनी भीड़ रहती है, एक दिन रहता है सर, वो हो नहीं पा रहा है सर। वहाँ पर बहुत परेशानी होती है सर जाने के बाद। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जी हमारे समनापुर के, जिनके अकाउंट में अभी तक के पैसा नहीं पहुँचा है, और शासन का कहना है कि 7 दिन के अंदर में पैसा किसानों का पहुँच जाएगा। किसान ऐसे भी अतिवर्षा और बहुत सारी समस्या से पीड़ित है और साल भर में एक बार अपनी फसल बेचता है, उसका उपज का दाम अभी तक अकाउंट में नहीं आ पाया है। बहुत सारे 400-500 लोग किसान परेशान हैं। और इसी संदर्भ में मिश्रा जी से मैंने बोला हूँ कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, तो इनसे पूछा तो इन्होंने बोला जब तक उठाव नहीं होगा तब तक के उनका किसानों का जो है खाते में पैसे नहीं आ सकता, और शासन जो है उठाव करने में असक्षम है। तब क्या करेंगे आप? इसके लिए अब आंदोलन की हम लोग रूपरेखा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सभी किसानों के बीच में। कलेक्टर साहब को कल हम जन सुनवाई में आवेदन करेंगे, और उसके बाद में फिर क्या रणनीति होती है किसानों की, उस आधार पर तैयारी कर रहे हैं कि अब तो कुछ न कुछ किसानों को करना पड़ेगा, तभी उनके अकाउंट में पैसा आएगा।
धान खरीदी होना या उसका उठाव नहीं होना, इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय सहकारी बैंक मुख्य शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा भी मानते हैं कि 25% किसानों की धान का परिवहन अब तक नहीं हुआ है, जिसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मौसम की प्रतिकूलता की वजह से परिवहन नहीं हो पाया और ये तो आपको जानकारी है कि धान रखने की शासन के पास जगह नहीं थी, इसलिए परिवहन में थोड़ा लेट हुआ। परिवहन नहीं होने के कारण कुछ किसानों के खातों में पैसे नहीं आ पाए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 70 से 75% किसानों के खाते में या 80% किसानों के खाते में पैसे आ गए। अच्छा, क्या कितने दिनों से बंद है परिवहन? हो रहा है, लेकिन परिवहन जिस गति से होना था वैसा हो नहीं रहा है। कहीं एक गाड़ी लगती है, कहीं 2 गाड़ी लगती है। जैसे आज कल वहाँ 2 गाड़ी लगी थी, आज भी जो है समनापुर में हमारा जो है करीब 11-12 हज़ार क्विंटल धान परिवहन हेतु शेष है। जब तक धान परिवहन होकर कैब में नहीं जाएगा तो फिर एक शासन के एक नियम के अनुसार ही पैसा आता है। उस नियम का पालन करने के पश्चात जब धान वहाँ पहुँचेगा तभी उसी के बाद किसानों के खाते में पैसे आएंगे। जिले रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम लालपुर के जंगल में एक महिला को जंगली सुअर ने हमला करके घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल महिला शीला चौधरी 40 वर्ष ग्राम लालपुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 9 फरवरी को शीलाबाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ बकरी चराने गांव के पास जंगल गई हुई थी। इस दौरान जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 10 फरवरी को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषकर मनरेगा आवास स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें ग्रामीणों को डायरेक्ट शासन की योजनाओं का लाभ मिलना है, लेकिन उक्त लाभ में जो कमी आ रही है, साथ ही शासन द्वारा आवंटित लक्ष्य पंचायत वार को दे दी है, लेकिन किसी पंचायत में कम और किसी पंचायत में ज्यादा कार्य किया जा रहा है। इस पर जवाब तलब किया गया। वहीं अन्य विभागों की लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कुछ विभागों को फटकार भी लगाई गई कि कार्यों में लापरवाही ना बरतें, कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाएं। बैठक तो सामान्य सभा की थी जनपद की, और विभागीय समीक्षा थी, और वो हर एजेंडा में रहता है अन्य विषय अध्यक्ष की महोदय की अनुमति से। विभागीय समीक्षा हुई मनरेगा के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत, शौचालय के अंतर्गत, आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत, उद्यानिकी के अंतर्गत, और सभी विषय पे जो समीक्षा हुई विभाग में, उन विभागों के अधिकारियों के ऊपर में कुछ बातों के ऊपर में फटकार भी लगाई गई। उनको कहा गया कि इस प्रकार का चल रहा है, इसमें सुधार कीजिएगा। और एक अन्य विषय रखा था अपन ने रामपाली मेला, जिसके उसमें आय और व्यय दोनों को टेबल पे रखा गया, खर्च भी बताया गया और आय भी बताई गई, और जो बचत थी उसमें 1,42,000। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में विषय आया कि अगली किश्त ग्रामीणों को जारी क्यों नहीं कर दी जा रही है, जिस पर जवाब दिया गया कि वर्तमान तक सभी आवास हितग्राहियों को किश्त जारी कर दी गई है, लेकिन कुछ हितग्राहियों की लापरवाही के कारण आवास निर्माण में लेट लतीफी हो रही है। और झाड़गांव का एक हितग्राही जिसके खाते में आवास की पहली किश्त डाली गई थी, जो उक्त किश्त के रुपए बैंक से निकालकर परिवार सहित बाहर चले गया है, उस पर कानूनी शिकंजा
कसने के लिए FIR किए जाने की बात नहीं की गई। जनपद पंचायत के अंतर्गत भगवान श्री राम बालाजी मेला रामपाली में होता है और लोगों की आस्था का केंद्र रामपाली है। भगवान के नाम से मेला भरता है, लेकिन इस वर्ष जनपद पंचायत वाराणसी के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे मनमानी की गई है और फर्जी बिलों का इसमें समायोजन किया गया, जो आज जनपद पंचायत की सामान्य सभा में रखा गया, जिसमें कई प्रकार के प्रस्ताव वो जो बिल आए वो फर्जी तरीके के आए। जैसे बहुत से कार्यक्रम जिसमें टेंडर नहीं लगाया गया, इसमें मेला समतलीकरण का एक बिल आया, उसमें 32,000 का आया जो टेंडर में था ही नहीं, ये फर्जी बिल है। पाम्पलेट फ्लैश का एक 36,980 का और एक 50,240 का, लगभग 86-87 हज़ार रुपये का फ्लैक्स का बिल। ये जनपद पंचायत की आज तक की उम्र में कभी इतने प्रचार सामग्री नहीं लगी। यदि इतना फ्लैक्स रहता तो पूरे मैग्नीज के अवैध उत्खनन के मामले में लालबर्रा तहसील के बल्हारपुर एवं बहिया टिकोर के पटवारी एवं सचिव को नोटिस जारी किया गया है। मैग्नीज के अवैध खनन एवं परिवहन पर लालबर्रा तहसील के ग्राम बहिया टिकोर और बल्हारपुर में की गई कार्यवाही पर चर्चा के दौरान कलेक्टर आर्य ने कहा कि इन ग्रामों में जब 120 टन मैग्नीज खनन कर रखा गया था तो इसकी भनक गांव में उपलब्ध सरकारी अमलों को क्यों नहीं लगी। उन्होंने इन दोनों ग्राम पंचायतों के पटवारी और सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए कि क्यों न इन लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाए। नगर पालिका चुनाव से पहले मध्य प्रदेश शासन के निकाय में काम कर रहे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नगरीय निकायों के वर्ष 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सामुदायिक संगठनों के नियमितीकरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के स्नेह सम्मेलन में ये घोषणा की। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दीनी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को 10 फरवरी को आसपास के खोज शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत थाना वारासिवनी का भ्रमण करवाया गया। दीनी माध्यमिक स्कूल प्रधान पाठिका लक्ष्मी मर्सकोले शिक्षक कृष्ण कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में करवाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने थाने के विभिन्न कक्षों व विभिन्न कार्यों के स्थानों का निरीक्षण कर गुप्त कार्यों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अपनी जिज्ञासा के अनुसार थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश से सवाल किए, जिसका थाना प्रभारी श्री प्रकाश ने विस्तार पूर्वक जवाब दिया। साथ ही शासन द्वारा महिला अपराध को रोकने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आसपास की खोज के अंतर्गत हम लोग शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत यहाँ पे थाना में ले आए थे, बच्चों को जानकारी दी। यहाँ पे पूरे थाने का भ्रमण करवाया गया। यहाँ पर ऊर्जा डेस्क के अंतर्गत बताया गया, फिर बंदी गृह के बारे में बताया कि पुरुषों को कैसे कौन से कमरे में बंद किया जाता है, महिलाओं को कहाँ रखा जाता है, यहाँ कौन कौन सी बच्चियों के लिए सुविधाएं मिलती, किशोरियों के लिए क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सब जानकारी दी गई। फिर राइफल के बारे में जो सर ने बताया उसके बारे में भी जानकारी। इनका शैक्षणिक भ्रमण था। ये शासकीय माध्यमिक शाला दीनी से उपस्थित हुए थे और इनका जो कार्यक्रम चलता है आसपास उसी दौरान ये थाना वारासिवनी है। यहाँ पर जहाँ इनने थाने का भ्रमण किया, पुलिस जो है बच्चों के लिए क्या कर सकती है, महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए क्या कार्य करते हैं, इनको अवगत कराया गया। थाना विजिट कराया गया, कौन कौन सी इकाइयाँ यहाँ पे काम कर रही हैं वो बताया गया। साथ ही ऊर्जा महिला डेस्क के विषय में भी इनको अवगत कराया गया और उसके संबंध में भी इनको जानकारी दी गई कि यदि इन्हें कोई समस्या रहे तो ये सदैव जो है पुलिस के पास आ सकते हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गणेशपुर के पंचायत भवन में गत 3 फरवरी से शासकीय स्नातक महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का 9 फरवरी को मूल्यांकन एवं पुरस्कार वितरण के साथ समारोह पूर्वक समापन किया गया। यह कार्यक्रम एनएसएस जिला संगठक डॉक्टर YB कस्बे, जनपद अध्यक्ष किरण मरावी, तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया, मंडला संयुक्त कलेक्टर सुनीता खंडायत, प्रोफेसर BS राजपूत व बालाघाट एक्सप्रेस तहसील प्रभारी मोहसिन खान के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बौद्धिक चर्चा में शिविरार्थियों को सामाजिक कार्यों के साथ अपने व्यक्तित्व विकास की क्षमता को बढ़ाने हेतु प्रेरणात्मक जानकारी प्रदान की गई। समाज को एक दिशा देने का कार्य करता है। 1947 में हम स्वतंत्र हो चुके थे और हमारे जो संस्थाएं हैं
उन संस्थाओं में दो प्रकार की इकाइयां कार्य करती हैं। गाँव के मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। लालबर्रा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में मेरा भारत स्वर्णिम भारत के उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में निकाली गई मेरा भारत स्वर्णिम भारत यात्रा 10 फरवरी को लालबर्रा पहुंची। इस अवसर पर मेरा भारत स्वर्णिम भारत यात्रा सर्वप्रथम नगर मुख्यालय में संचालित वैदिक कॉन्वेंट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जिसके बाद विवेक ज्योति एजुकेयर पब्लिक स्कूल, ज्ञान स्थली व गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल पहुंची, जहां स्कूली बच्चों को स्वर्णिम भारत बनाने का संदेश देकर प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विवेक ज्योति स्कूल में शाला परिवार एवं धर्म आध्यात्म से जुड़े लोगों के द्वारा यात्रा में शामिल सदस्यों का श्रीफल और पुष्पहार से भव्य स्वागत किया गया। मानना है कि मानना है? मान गए तो हार होती है, अब ठान लिए तो जीत होती है। हमें फिर सर में रखेंगे, फिर कंधे में रखेंगे, फिर पीठ में रखेंगे, फिर सर में रखेंगे, फिर कंधे में रखेंगे, फिर अपने गाल में रखना है। इस यात्रा में हम 1 फरवरी से जुड़े हुए हैं और 5 फरवरी तक इस यात्रा में जुड़े रहेंगे। ये यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करती हुई आज यहाँ पर लालबर्रा में पहुँची है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है मेरा भारत स्वर्णिम भारत, फिर से इस भारतवर्ष को स्वर्णिम बनाना, और उसके लिए मुख्य रूप से युवाओं को कैसे हम जागृत कर सकें। युवा शक्ति जो एक महाशक्ति है, उसकी शक्ति को सही दिशा दे करके सही मार्ग पर हम कैसे लगा सकते हैं, उसमें आध्यात्म जो बहुत बड़ी शक्ति है उसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर लाएं उस युवा को, और आध्यात्म के मार्ग पर चलाकर भारत को स्वर्णिम बनाने में उस शक्ति को यूज़ करें। ये लक्ष्य लेकर के ये अभियान 13 अगस्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा नक्सल उन्मूलन के साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार और बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने की पहल की जाती है। इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित उकवा क्षेत्र के बिठली में स्कूली बच्चों को शिक्षा स्तर में आगे बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ ने एक अनोखी पहल की। स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान प्राप्त हो, जिसके लिए बिठली में कंप्यूटर क्लासेस की शुरुआत की गई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज बिठली में जो हमारी फॉक्सट्रॉट कंपनी है, जिसे एमएफ कंपनी बोलते हैं, उसके यहाँ एक सिविक एक्शन प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारा जो मेन मुद्दा था गांव के लोगों को मदद करना, उनमें बर्तन वितरण करना, कपड़े वितरण करना, स्कूल के बच्चों को कापी किताबें बैग वितरण करना, बाकी जो और आवश्यक चीज़ें हैं वो सब चीज़ों का वितरण किया गया। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण एक हमने निर्णय लिया है, यहाँ पर एक कंप्यूटर। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर आलेझरी गांव में 30 जनवरी से 10 फरवरी तक श्री राम कथा और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसका सोमवार को समापन हो गया। इस दौरान रोजाना ग्रामीणों ने श्री राम कथा का पूर्ण लाभ लिया। समापन के अवसर पर विधि विधान से पूर्ण आहुति दी गई और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। बिना मानव जीवन संभव नहीं है। जो अग्नि आकाश मंडल पर भगवान सूर्य नारायण के रूप में उपस्थित है। मजा नहीं आया, हमको लगता है आपने भोजन नहीं करे होंगे पाप। आज आप जाने आओगे चैनल सबसे परिवार को राजा मिले चैनल में। अब देखा जाए क्या तो बोलो करो। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये परम आदरणीय मामा जी के माध्यम से और हमारे साईं राम भगवान की कृपा
समस्त ग्राम की सुख शांति के लिए, राष्ट्र की सुख शांति के लिए सभी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, इसलिए कार्यक्रम किया जा रहा है। विगत 10 दिनों से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, आज समापन की ओर है। आज सुबह 10 बजे से लेकर भगवान सत्यनारायण की कथा, हवन यज्ञ पूर्णाहुति एवं 3 बजे से भंडारे का महाप्रसादी का कार्यक्रम संपन्न होगा और रात्रि तक चलेगा, सभी के आगमन तक चलेगा। यह सभी के सहयोग से सभी की सुख शांति के लिए कार्यक्रम किया जाता है। और क्या क्या किरनापुर थाना अंतर्गत रट्टापाली निवासी एक महिला ने दहेज प्रताड़ना के चलते अपने पति ससुर सास के खिलाफ जबरदस्ती गोली खिलाकर गर्भपात करने का आरोप लगाया है। किरनापुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता मीणा खरे की शिकायत पर पति दीपक खरे, ससुर पीतम खरे और सास कलाबाई खरे के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। शहर के बैहर रोड गौली मोहल्ले में स्थित एक खाली प्लॉट के पेड़ पर एक घायल उल्लू का वन विभाग की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर उसका इलाज करवाया है। गौली मोहल्ले के एक मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा सोमवार की दोपहर को मोहल्ले के एक पेड़ पर उल्लू को घायल अवस्था में देखा गया, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम उल्लू का रेस्क्यू करने पहुंच गई, जिन्होंने सकुशल उल्लू का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित अपने साथ ले गए। नहीं, मुझे जानकारी लगी यहाँ बाजू वाले पेड़ में, बगल में दुकान के बाजू में वो पतंग के धागे से फंस गया था, तो मैंने उसको बोल करके, लड़कों को बोल करके उसको उतरवाया नीचे, और वो काफ़ी जख्मी हो गया था उसका पंख, तो उसको साफ़ करके अच्छे से हमने फ्री किया और फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करके बुलाया और उन्हें सौंप दिया गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे भाई कि उसकी जान बच गई और अच्छे से उसका इलाज हो जाए, अच्छा रहा है भाई। वो भारत मेडिकल स्टोर्स वाले भैया, मुकेश मेडिकल स्टोर्स वाले भैया को मिला है वो, तो उन्होंने हमारे अधिकारी महोदय को फ़ोन किया, तो अभी स्टाफ नहीं था, आज किसी काम से बाहर गए थे, तो सर ने हम लोगों को भेजे हैं, तो हम लोग उसको लेके जाएंगे, अभी अपने अधिकारी महोदय को ऑफिस में दिखलवाएंगे, फिर उसका इलाज करवाएंगे। अभी क्या स्थिति है उसकी? अभी तो थोड़ा डरा हुआ है वो। संरक्षित में तो काफ़ी पक्षी आते हैं, लेकिन अब वो विलुप्त प्रजाति में से है, तो इसलिए उसका मतलब अच्छे से इलाज करना हमारी जवाबदारी बनती है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, सिविल सर्जन सहित एक अन्य डॉक्टर का क्लिनिक सील, ओपीडी से नदारद थे डॉक्टर। बालाघाट रेंज के डीआईजी आरएस डहरिया का सागर स्थानांतरण। नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, वर्ष 2007 से 16 तक के कर्मचारी होंगे नियमित। बल्हारपुर और बहियाटिकुर में अवैध उत्खनन का मामला, पटवारी और सचिव पर जल्द गिरेगी निलंबन की गाज। वेतन दो वरना होगा उग्र आंदोलन, 7 महीने से वेतन के लिए परेशान शिक्षकों ने दिया 5 दिन का अल्टीमेटम। पंचायत चुनाव में महिला मतदाताओं की होगी अहम भूमिका, जिले में पुरुषों की तुलना में अधिक है महिला मतदाता की संख्या। और महंगे शौक के लिए करते थे चोरी, 4 दिन पहले वार्ड नंबर 10 में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।